आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुद्दा सनम के साथ। आज का मुद्दा हमें जम्मू कश्मीर को उसी मामले के साथ जुड़ा है जो हर किसी जगह पे जेर बहस है। सोशल मीडिया पे ट्रॉल हो रहा है, गली नुक्कड़ पे बहस की जा रही है और आमतौर पे यही सवाल पूछा जा रहा है कि जिसको लोगों ने वोट देके कानून बनाने के लिए असम्बली में भेजा था उसी पे कानून का इतलाक हो रहा है। और महराज मलिक डोडा के एमएलए पर पीएसए लगाने के बाद आम लोग यही पूछ रहे हैं कि महराज मलिक कल अगर असम्बली में बिल पेश आती कि पीएसए ख़त्म करना है, इस पर वो वोट इसके खिलाफ देते, वो इस पर बात करते, तो उसी पे पीएसए और पीएसए लगाने की वजह क्या, ये सवाल सबसे बड़ा पूछा। और इसके साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि आमतौर पे कहा जाता है कि एमएलए ने, महराज मलिक ने जो लैंग्वेज उसकी थी वो सही नहीं थी। माना एमएलए की लैंग्वेज जो है सही नहीं थी, बहुत से लोग ये बता रहे, लेकिन साथ भी पूछ रहे हैं कि अगर एमएलए महराज मलिक पे पीएसए लग सकता है तो विक्रम रंधावा कौन सी ऊपरी जो है अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे थे, खुदाई अल्फाज का इस्तेमाल कर, उसके अल्फाज भी, उसकी लैंग्वेज भी पिछले दिनों सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई थी। और ख़ास तौर पे टीवी डिबेट्स में अक्सर जो बीजेपी के लोग हैं वो अक्सर अपनी डिबेट्स के दौरान इतनी वो लैंग्वेज उनकी है वो इस्तेमाल करते, उस पर कहीं कोई कुछ कार्रवाई क्यों नहीं होती है। और फिर सबसे बड़ा सवाल है कि जो ब्यूरोक्रेसी हमारे पब्लिक के साथ, पब्लिक नुमाइंदों के साथ बिहेव करती है, उसके बाद हर कोई ऐरा गैरा तो गाली क्या बहुत कुछ बुरा बोल सकता है, उस तरह से बेहा है। और आज की भी एक मिसाल है, लेकिन इन सभी मिसाइल पर सबसे बड़ी है कि क्या सोशल मीडिया पर नाजायज़ अल्फाज इस्तेमाल करना पीएसए लगाने के लिए बड़ा जुर्म है, क्या उस पर पीएसए लग सकता है। और फिर पिछले कई कानून वो एफआईआर जो पुलिस वहाँ दिखा रही है कि दो उधर से ये किया, उधर से ये किया, कोई ऐसा उस पर एफआईआर नहीं है जिस पे कहा जाए उसने अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किया हो। तो क्या आम लोग ये पूछ रहे हैं कि ये, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या ब्यूरोक्रेसी खुद ये करे या किसी डायरेक्शन पे, क्योंकि आम तौर पे है कि जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे लोग हैं, जो बीजेपी खास तौर पे है, उनको यकीन है, उनकी डायरेक्शन है ब्यूरोक्रेट्स को कि आप करते जाओ, हमें कुछ होने वाला नहीं है, आप जो कुछ मर्जी करते जाओ और ये जो है ये चलता रहेगा। यही हमारा आज का मुद्दा। और इस पर बशीर आरिफ साहब हमारे जाने माने ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, पॉलिटिक्स में आप हैं, आज मेरे प्रोग्राम में वो ज्वाइन करेंगे मेरे साथ। नूर जागीर साहब हमारे जाने माने कलमकार हैं और इंटरनेशनल से लेकर नेशनल पॉलिटिक्स पर नज़र रखते हैं। और सोहेल काज़मी साहब, ये साहब जाहिर है ब्यूरोक्रेसी में भी रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत शुक्रिया सर बशीर आरिफ सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल काज़मी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और जागीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बड़ा सवाल मेरा बशीर आरिफ सर से, आप एक सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आपने सभी लोगों को, हम जैसे जो निकटू थे, हमको भी चलना सिखाया, चलाया। ये ब्यूरोक्रेसी का इन दिनों जो बिहेव है, क्योंकि माजी में ये नहीं होता था, आज हर आदमी शिकायत करता है ब्यूरोक्रेसी की, आज हर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव शिकायत करता है। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को पब्लिक सर्वेंट जिस तरह से आजकल बिहेव करता है, क्या ये कोई डायरेक्शन है या ये वाकई में उनके आदत या इसकी हो गई, या पिछले 5-6 सालों के दौरान माहौल बदल गया थी उसकी वजह से हो रहा है। बशीर आरिफ सर आपका, जी सर, बशीर आरिफ सर से ये मैं जानना चाहता था सर। जी नहीं, आपकी आवाज कुछ कट गई बीच में। सर ये जो सिंपल सी है, क्या ये ब्यूरोक्रेसी की आदत है जो आजकल जो लोगों का इल्ज़ाम है कि हम लोगों को ह्यूमिलेट किया जाता है, लोग आमतौर पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट सुनते नहीं है किसी का, और फिर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसी की बात करते हैं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का इल्ज़ाम है। जी जी जी, मैं समझ गया। सबसे पहली बात यह है कि ये जो आईएएस कार्डर है, आईपीएस कार्डर है, मैं आईएएस की बात करूंगा, ये पहले इंपीरियल सिविल सर्विसेज था जो ब्रिटिश इंडिया में यहां इंट्रोड्यूस कराया गया था 1858 में, 1858 में। क्योंकि ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश हुकूमत थी, उन्होंने यहाँ पे कहा था कि लोकल टैलेंट को भी हम इस पे शामिल करेंगे और एक इम्तिहान शुरू किया जो इंडियन सिविल सर्विस बाद में हो गया, बाद में 1950 में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया। इसका मकसद ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार लाया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन में मुस्बत रवैया अपनाने का एक रुझान पैदा किया जाए ऑफिसर्स में। अब जो आज का मामला है, आप समझते हैं कि यूटी में हुकूमतें दो हैं, एक तरफ वजीर आला हैं यूटी के और दूसरी तरफ एलजी हैं, और आईएएस कार्ड एलजी के पास है, चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है। और
पुलिस एलजी के पास है, सीएम के पास कुछ नहीं है। सीएम एक पुलिस के चपरासी को भी ट्रांसफर क्या कुछ कह भी नहीं सकता। अब ये जो मैं समझ रहा हूं कि ये क्यों ब्यूरोक्रेट्स इस वक्त उस तकब्बुर के शिकार हो रहे हैं, अनापरस्त हो रहे हैं, क्योंकि उनको स्टेट गवर्नमेंट में जो एमएलए हैं या सीएम हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनका खौफ नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। अगर मानेंगे तब, क्योंकि मैंने भी बहुत सा देखा है सिलसिला ब्यूरोक्रेसी में, कई जगहों पे मैं रहा एज हेड ऑफ द ऑफिस, हेड ऑफ द सर्विस। ये जो ब्यूरोक्रेट होते हैं ये ऊपर से डरते हैं, नीचे डराते हैं। इसका मैं तजुर्बा बताऊंगा आपको बाद में, अभी थोड़ा सा चलने दीजिए तो बाकी साहिबान का भी सुनूंगा। अभी आपने वो मेराज मलिक की बात की, माना कि मेराज मलिक ने कुछ गुफ्तार उनका सही नहीं था, शाइस्ता नहीं था, लेकिन पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा ना भाई, और वो भी डीसी के साथ उसकी नाचाकी हो गई। कल को अगर कोई शख्स गया और डीसी ऑफिस में गया और डीसी से तू तड़ाक हो गया और डीसी उसको लगाएगा पब्लिक सेफ्टी एक्ट, अरे ये कोई वो क्या कहते तानाशाही है कि जो मन में आए। अब देखिए कि हजारों की तादाद में लोग निकल रहे हैं, पूरी पब्लिक निकल रही है, जिनके लिए, जिनके तहफ्फुज के लिए उन पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया। किस लिए? पब्लिक तो उनके साथ है। मुझे लगता है ये एम्प्लॉई सेफ्टी एक्ट होना चाहिए, क्योंकि डीसी साहब को लगा कि उनको थोड़ा सा शायद उनकी नौकरी को खतरा है। अब यही डीसी वो हैं जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले, महीना भर पहले, उससे ज्यादा टाइम पे एक ऑर्डर निकाला था कि किसी भी सरकारी इदारे में नॉनवेज नहीं पकाया जाएगा या मंगाया जाएगा। ये खाने पीने, ये आरएसएस मेंटालिटी है कि खाने पे भी पाबंदी। अरे हम नॉनवेज खाते हैं, इसमें आपको खाना पीना अब आपकी मर्जी से चलेगा क्या? ये भी पढ़ाया जाता है इसमें, क्या कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में मसूरी में, वहां ये नहीं पढ़ाया जाता है। वहां पढ़ाया जाता है कि किस तरह से पब्लिक की खिदमत हो, किस तरह से तहजीब और इल्म दानिश के दायरे में रह के काम किया जाए, लोगों के मसाइल सुनने और उनको उनका इजाला करने के लिए किस तरह की कोशिश और कैसे की जाए कोशिश। ये मैं समझता हूं कि अब जो लॉ मेकर्स, एमएलए की नहीं सुनते हैं कुछ ब्यूरोक्रेट्स, उनके पास डर नहीं है। जिस दिन उनको लगेगा पता कि ये स्टेट डिक्लेयर हो रही है और चीफ मिनिस्टर अब पावरफुल है, आप देख लीजिएगा यही लोग उनके दरवाजे पे खड़े होके जाएंगे कि अब हमारा कुछ कीजिए महाराजा। ये अभी जो कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं। या तो इनको ऊपर से शय है, तुम कर लो भाई, उतार लो इनकी पगड़ियां, हम देख लेते, हम बैठे आपको बचाने के लिए। ऐसे नहीं चलता है शासन प्रशासन, ऐसे नहीं चलता है। इसके लिए जिम्मेदारी के साथ साथ एहसास इंसानियत भी होना चाहिए। ब्यूरोक्रेट खुदा थोड़ी है। मैं कुर्सी में बैठता था, मैं थोड़ी खुदा बैठता था कुर्सी में, मैं पब्लिक सर्वेंट था, मुझे पब्लिक की सेवा करनी थी, पब्लिक की खिदमत करनी थी। अब अगर कोई एमएलए किसी इदारे में जाए, बड़े अदब का तकाजा ये था कि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लाखों लोगों की वो नुमाइंदगी करते हैं। किसी भी हेड ऑफ ऑफिस को, अगर वो आईएएस भी है, आईएएस को खुदा नहीं होता है। हमने हवा खड़ा कर दिया आईएएस 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 क्या होता है? नौकरी मिल गई, एग्जाम पास किया, हमने भी एग्जाम पास किया, मैं भी आईपीएस हूं, मैंने भी एग्जाम पास किया, मैं भी यूपीएससी से आया, हमने भी ट्रेनिंग कर ली, हमें भी बताया गया कि कैसे चलना चाहिए, कैसे नहीं चलना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि मैं लोगों के सर पे बैठ के ऐसे बिहेव करूं कि जैसे मैं बादशाह हो गया। हम बादशाह नहीं होते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं और पब्लिक सर्वेंट रहेंगे। मैंने शुरू में ही कहा कि ये ऊपर से डरते हैं, नीचे डराने की कोशिश करते हैं, बल्कि करते हैं, नीचे डराते हैं। जी, मैं दोबारा इस पे आऊँगा आपके। जागीर साहब, चूंकि मेरा अपना तजुर्बा, मैं मुल्क की कुछ रियासतों में गया हूँ एज ए रिपोर्टिंग वगैरह के लिए, मेरी पोस्टिंग रही है। मैं आंध्र प्रदेश में अच्छा टाइम गुजारा है, महाराष्ट्र में गुजारा है, दिल्ली में अच्छा टाइम मैंने गुजारा है। मैंने वहाँ ये आईएएस आईपीएस इनका ये जो रोल कश्मीर में है, इसके बिल्कुल बरक्स देखा। यहाँ हमारा आईपीएस है, उसको 20 पुलिस वाले आगे पीछे ही, वो उसका इतना खौफ लगता है जब वो रोड पे चलता है, यूं लगता है कि जिल्ले इलाही तशरीफ ला रहे हैं। हमारे ब्यूरोक्रेट जो है, हमारे ये जो आईएएस हैं, डीसी साहब हैं, वो तो फिर मालकी कुल, वो तो अकबर बादशाह और मुगल खानदान से ही लगता है वो कोई साहब दोबारा उतरे हैं। क्या ये मुल्क की कहीं और नहीं, ये जम्मू कश्मीर में क्यों ये सब कुछ है? अस्सलाम वालेकुम सनम साहब और बाकी हाजरीन जो इस प्रोग्राम में शामिल हैं।
देखिए, आप इसको उस तरीके से मत देखिए जो अफसरशाही का नाम दिया जाता था आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, जो कि अभी ये कह रहे थे कि ब्रिटिश रूल के टाइम ये सब इंट्रोडक्शन हुआ है। ये अभी के जो हालात है, आई थिंक पीपल विल एग्री विद मी दैट जगमोहन, General Rao, Satyapal Malik, I think this is the most politicized LG administration who is working on an agenda of a BJP as a political party, not BJP as a Administrative गवर्नमेंट। ये जो अफसर आज की डेट में बदसलूकी करते हैं एमएलएज के साथ या पंचायत हेड के साथ, ये एक्चुअली उनको शय मिली है कि भाई आपको कोई कुछ नहीं करेगा। क्योंकि पहले अगर एमएलए था, तहसीलदार की शिकायत करता था, पटवारी की शिकायत करता था, तो चीफ मिनिस्टर साहब एक्शन लेते थे, मिनिस्टर साहब एक्शन लेते थे। आज की डेट में उनको पता है अमित शाह साहब के पास तो टाइम है नहीं। ये चारों तरीके से कश्मीरी या जम्मू के लोगों के ऊपर हमला हो रहा है। चाहे वो हजरत बल का इशू देखिए, चाहे वो नेशनल हाईवे पे सेब सड़े हुए देख लीजिए, चाहे आप आपके एमएलए का पीएसए देख लीजिए। ठीक है, उन्होंने बदसलूकी करी, बदजुबानी करी, विच वाज एन नॉट एक्सेप्टेबल अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, बट देन इवन द ब्यूरोक्रेट यूज द सेम लैंग्वेज। Yes, sir. So both have crossed the lines, but that line does not invite a Public Safety Act. वो एक इलेक्टेड नुमाइंदे है। इसका मतलब जब उन्होंने नामजदगी के कागज दिए थे तब पुलिस ने वेरीफाई किया था, तब सब अथॉरिटीज ने वेरीफाई किया था कि भाई ये साहब जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, और उसके बाद ये इलेक्ट हो गए। आज वो खतरा कैसे हो गए उन लोगों को जिन लोगों ने उनको वोट देके कामयाब किया। ये तो एक साजिश है, और मेरे ख्याल से अगर मैं इसमें कुछ कहूं तो शायद गलत ना होगा। केजरीवाल का साथ देने के लिए जिसने कि हालांकि आर्टिकल 370 को अपोज किया था, लेकिन क्योंकि आप के हाथों इन्होंने मुक्की खाई दिल्ली में, क्योंकि वहां लोग मिनिस्टर जो तिहाड़ में थे जिसका प्रोपेगेंडा चला वो भी छोड़ गए, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, बाकी लोगों को वहां वो हाथ लगा नहीं पा रहे हैं। केजरीवाल आज तक जेल चले नहीं गए परमानेंटली, तो ये अब उनके बाई पार्ट्स को हमला कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा कोई मतलब महराज साहब जो है एमएलए पहली दफा बने हैं, कोई कद्दावर नेता नहीं है, नौजवान है, रिप्रेजेंट करते हैं डोडा को, लेकिन ऐसे कोई कद्दावर नहीं है कि वो खतरा तो उन्हें साबित कर दिया। लेकिन एलजी साहब इस वक्त एज एन एलजी काम कर ही नहीं रहे हैं। ये भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं जम्मू कश्मीर यूटी में। ये मेरे साथ दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जम्मू से ही हैज टू बी न्यूट्रल। सर, जम्मू से इनका ताल्लुक भी है। सोहेल काजमी साहब, मैं जरा आपसे जानना चाहूंगा, सोहेल, इन्होंने तो महराज मलिक के साथ जो लोग कल से आज तक निकले, और आज पुलिस को एक तरह से हम उसको कहेंगे कर्फ्यू लगाना पड़ा, लोगों को अरेस्ट किया गया। आज जो लोग नारे, कोई डंडा नहीं, कोई नारा नहीं लगाएगा ये पुलिस, और लॉ एंड ऑर्डर वो कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी या पब्लिक को नुकसान ना हो, नुकसान तो आज सरकार के कानून ने किया जो लोग बाहर बंद हुए। सोहेल काजमी साहब, ये जो महराज मलिक बंद हुआ उसके बाद सरकार ने वहां पे जो बंदिशें की, इससे लोगों का नुकसान हुआ। अगर किसी सिविलाइज्ड कंट्री में हुआ होता वहां तो आग लगी होती। हमारे यहाँ इस पे कोई बात ही नहीं करता है, सब कहते हैं नहीं जी वाह जी वाह। अभी तक तो इस पे सरकार ने बड़ा कुछ उठाया नहीं, और आज महबूबा मुफ्ती का कहना है कि ये तो डाइवर्ट करना है श्रीनगर का जो मामला हुआ हजरत बल का, ये उसकी डाइवर्ट की कोशिश है। आपका व्यू पॉइंट लेना चाहेंगे, क्या वाकई में इतना बड़ा मुजरिम था कि इतने लोगों को आज फौज इसने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद किया उसके बदले? देखिए, मैं दो स्टेटमेंट सुन रहा था। एक तो फारूक अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट थी कि ये प्रोरोगेटिव जो है एलजी का है क्योंकि होम और लॉ उनके पास है, और वो जो भी डिस्टरबेंस डोडा में होगी या कोई भी ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज होगी या लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे तो उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनरेबल एलजी को जाती है। और बिल्कुल ठीक बात बोली, क्योंकि सारी निटिग्रिटीज जो है लॉ और होम को लेके वो ऑनरेबल एलजी के पास है। दूसरी बात आपने कही हजरत बल की, बिल्कुल ठीक कहा महबूबा मुफ्ती जी ने, क्योंकि उनकी भी एक वजूद है, एक पार्टी है, उन्होंने यहाँ रूल किया है, चीफ मिनिस्टर रही है, क्योंकि कश्मीर
कश्मीर की सभ्यता, कश्मीर के कल्चर को जानती हैं। एफआईआर जो है वो लॉन्च तो हो गई, वो 26-28 लोग तो एफआईआर पे लॉन्च हो गए, लेकिन जो बेसिक रूट कास्ट था वहां भी एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए थी। अब मैं ये देखता हूं अपने 30-35 साल के कैरियर में, हमारे बुजुर्ग कुछ कहते थे, आरिफ साहब समझते होंगे बिल्कुल, क्योंकि इनका ये हमारे से सीनियर है, इनको पता है कि हम एक लेबोरेटरी है। हमें हमेशा जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी की तरह देखा गया है। कोई एक्सपेरिमेंट 2-4% अच्छे होते हैं, 90% जो है वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते हैं और नया रोड मैप शुरू हो जाता है। तो जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 से स्पेशल नहीं था, इस एक्सपेरिमेंट्स की वजह से एक स्पेशल स्टेटस था। और हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट आप पढ़िए, पुरानी किताबें पढ़िए, बड़े बड़े ऑथर्स ने जो जो अपने अपने हिसाब से 50s को, 60s को, 70s को जिस तरह से एलेबोरेट किया है, तो आपको सारे एक्सपेरिमेंट उन किताबों में, उस रिसर्च वर्क्स में मिलेंगे। लेकिन अब उम्मीद ये थी कि जनाब विकसित भारत होने जा रहा है, भारत 2047 में, और जम्मू कश्मीर जो है मुझे लगता है वो विकसित कब होगा, कैसे होगा, वो तो हमें पता नहीं है। लेकिन ये जो 4-5 दिन से जो चीजें हो रही हैं, एक तो कुदरती आफतें जम्मू कश्मीर में, उससे भी सबक नहीं ले रहे हैं कि देखो जी अल्लाह भी हमसे नाराज है कि यहाँ तो सब चीजें सामान्य तौर पे होनी चाहिए थी। कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसी नहीं है जो हिली नहीं है क्लाउड बरस्ट से या पानी से या बारिशों से। उसके बाद जनाब हजरत बल शराइन का ये मुद्दा, जो एक अपने आप में ही एक अनोखा मुद्दा था, और हम सब जानते हैं क्या मुद्दा था, सारे सीनियर लोग हैं। अब तीसरा बशीर, ये जो हमारे डोडा एमएलए पे है, आप देखिए, आप तो पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं या नेशनल डिबेट्स की बात कर रहे हैं, मैं जम्मू कश्मीर के एमएलए की बात करता हूं। असेंबली सेशन जब लगा जम्मू में या कश्मीर में, आपने बाहर देखा होगा असेंबली सेशन के बाद एक दूसरा असेंबली सेशन चलता था जिसमें सिर्फ गाली गलौज होती थी, सिर्फ गाली गलौज होती थी। वहां नेहरू को याद किया जाता था, या शेख अब्दुल्ला को याद किया जाता है, या फारूक अब्दुल्ला को, या मुफ्तीज को, या अब्दुल्ला के अलावा कोई बात नहीं होती थी। क्योंकि अगला रोड मैप ही आपको पता नहीं है प्रॉस्पेरिटी का, अगला रोड मैप ही पता नहीं है कि लोगों के दिलों को कैसे जीतना है, अगला रोड मैप ही पता नहीं है कि आपको गवर्नेंस करनी कैसे। गवर्नेंस एक आर्ट होती है, ये सबके बस की बात नहीं है। आप हेलम ऑफ अफेयर्स पे आगे, बड़े चापलूस लोग भी बड़ी बड़ी ऊपर की चेयर्स पे आ जाते हैं, आप माफ कीजिए मुझे, बड़े बड़े घटिया लोग बड़ी बड़ी चेयर्स पे बैठ जाते हैं और उस चेयर्स की डिग्निटी को तबाह और बर्बाद कर देते हैं, वो इंस्टीट्यूशन तबाह हो जाती है। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम एक एक्सटेंसिव स्टेट में हैं जहां सिर्फ लेबोरेटरी की तरह हमें ट्रीट किया जाता है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा वो आप में देखेंगे, ना उस पॉलिटिकल पार्टी को उसका फायदा मिलेगा और ना ये चीजें आगे चलेंगी। सर, आपने वेरी रिजल्ट की बात की कि स्पीकर साहब जो हैं, असेंबली के स्पीकर हैं, उनको भी नहीं पता है कि जो कस्टोडियन है 88 एमएलए के, उनको नोटिस में नहीं लिया गया है, जो उनको पता ही कुछ नहीं है। जैसे आपको पता चला वैसे हमें पता चला। सर, तो ये सब चीजें जो है अच्छी पेश आपने आगे की बात की सर, अल्लाह करे। सर मैं आगे बशीर आरिफ साहब से, सर फ्यूचर की अगर बात करें, अगर मुझे पीएसए ना लगे तो मैं ये बताना ही चाहूंगा कि एलिनेशन है कश्मीरी के दिलो दिमाग में, उसके पिछले 50 सालों से उसके दिमाग में एलिनेशन है। कहीं ना कहीं ये दूर होती जा रही थी, गवर्नेंस में लोगों को जॉब मिला था, कुछ इंटेग्रेशन होती थी, दिल्ली जाते थे, देखते थे वहां पे भी अच्छे हमारी तरह ही इंसान है। लेकिन ये जो मामलात हो रहे हैं, जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी जो अपना कर रही है, जिस तरह से सरकार कर रही है, सर दोबारा बच्चों में, नौजवानों के जहनों में, बड़े पढ़े लिखे लोगों के जहनों में भी आ रहा है कि भाई हमारे साथ ये सलूक हो रहा है, ये सौतेली माँ का सलूक हो रहा है। हमें, मैं उससे क्या कहूँ, मैं अगर कहूँगा तो मैं सीधी बात कहूँ तो पीएसए ना लग जाए मुझ पर भी, क्योंकि बड़ा आसान है लगाना, फेसबुक पे बताने पे पेज पे लग जाता है, तो मुझे तो नेशनल चैनल पे बता रहा हूँ। तो ये समझ नहीं आ रहा जो पॉलिसी मेकर्स को कि हम कश्मीरी को और गैप दूर कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ जो करीब लाने की कोशिश होनी चाहिए थी। देखिए, ऐसे इकदाम से साहब, ऐसे इकदाम से नफरतें बढ़ती हैं जी, नफरतें बढ़ती हैं, कुदूरतें बढ़ती हैं, दूरियां बढ़ती हैं। दूरियां कम नहीं होंगी, ये समझते हैं कि दूरियां कम होंगी। ये जो एलजी साहब हैं हर मामले में टांग अड़ाते हैं। ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, कहते हैं शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, वो तो सीएम के दायरे इख्तियार में है, उन पर भी असरअंदाज हर मामले में और कहते हैं कि मेरे पास पुलिस है, पुलिस इतनी चाहिए आपको ले लीजिए। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये डीसी साहब इतने पावरफुल कब से हो गए कि वो आज खुद पीएसए लगा दें, वो आज खुद लोगों के दिलों में एक खौफ पैदा करना चाहें।
लोगों के दिलों में खौफ अगर पैदा होना होता तो डोडा में, भद्रवाह में, किश्तवाड़ में इतने लोग सड़कों पे नहीं निकल गए होते। लाखों हजारों की तादाद में लोग निकल रहे हैं सड़कों पे। अब मुझे ये बताइए, ये तभी डाउस डाउन होंगे, ये शोले भड़कने से रुक जाएंगे। पहले तो डीसी साहब को वहां से हटाना चाहिए जी। और इंक्वायरी बिठानी चाहिए कि मेराज मलिक साहब ने इनको क्या कहा और उन्होंने क्या कहा। दूसरा, एक कोई मिस्टर रंधावा है, मैं देख रहा था फेसबुक पे, वो बिल्कुल सीधे सीधे गोली मारने की बात कर रहे हैं। विक्रम रंधावा सर, सरकारी विक्रम अफसर को रंधावा गोली मार BJP दूंगा, नहीं, उस पर तो किसी ने चलेगा, बात ही नहीं गोली की। मार दूंगा। हाँ, उसने तो उन पे कोई पीएसए नहीं लगाया, उन पे पीएसए लगाओ ना। PSA ये तो जो उनपे भी अग्रेसिव रमेश बनता है। बिथूरी है, उन्होंने भरी पार्लियामेंट में कहा ओ कटवे, ओ मुल्ले, और बड़ी गंदी गंदी सी गालियां, उन पर पीएसए नहीं लगाया गया। ये कहां का इंसाफ है भाई? कोई अच्छा स्टेज से कोई कह रहा है गोली मारो डैश डैश, हाँ। एक मारने की बात वो करते अगर हैं, विजन दूसरा स्टेट कह रहा है कि इनकी औरतों को कब्रों से निकाल दो, उनके साथ ऐसा वैसा दुर्व्यवहार करो, उस पर कोई पीएसए नहीं लगता है, उस पर कोई लॉ का इतलाक नहीं होता है। भले से मुसलमान कुछ भी करे बाकी मुल्क के किसी शहर में, उसका घर एकदम से ध्वस्त किया जाता है, बुलडोज किया जाता है। यहाँ पे डीसी साहब ने, अगर डीसी साहब की पर्सनल लड़ाई थी एक एमएलए के साथ, तो पर्सनल लड़ाई में वो ऐसा बड़ा फैसला थोड़ी ले सकते थे। और दूसरा, स्पीकर साहब ने कहा कि मेरा रोल सिर्फ इतना बनता है कि मुझे इंफॉर्मेशन आई और हमें अपने बाकी एमएलए को इंफॉर्मेशन देनी थी। अरे वो तो एक अंडर सेक्रेटरी कर सकता है, वो तो अंडर सेक्रेटरी ने किया। आप कस्टोडियन हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, पूरे एमएलए जो हैं वो आपके इख्तियार में हैं, क्योंकि आप सदारत करते हैं हर सेशन की। आपको तो बचाव में आना चाहिए था अपने एमएलए के। आप कहते हैं मेरा रोल इतना ही है, बाकी जो फला एमएलए ने कहा कि स्पीकर साहब की क्या जिम्मेदारी है उनको मैं देख लूंगा। क्या है ये? मजाक समझ रखा है लोगों को भेड़ बकरियां समझ रखा है कि जो कुछ मुंह में आए कह दीजिए। इसको मुझे लगता है ये दरगाह हजरत बल के इतने बड़े हादसे को, मैं इसको बड़ा हादसा कहता हूं, क्योंकि वो हमारे अकीदे को ठेस पहुंचाएगी है। हम अशोक चक्र का आदर करते, सम्मान करते, मोहब्बत है उससे, वो हमारा राष्ट्र चिन्ह है, ठीक है। अब लोगों ने उसको मिटाया, वहां से तोड़ना नहीं चाहिए था, उस पर वो टेप लगा देते तो, लेकिन टेप लगाने से लोगों के जो जज्बात मजरूह हुए वो मुंतमिल नहीं होते वो जख्म। अब उन पर भी एफआईआर होना चाहिए, उन पर भी पैसे लगना चाहिए। लाखों लोगों की, लगभग 70-80 लाख कश्मीरियों के दिलों पे और मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई गई। यहां पर मेराज मलिक ने गलत किया, गाली गुफ्तार किया, नहीं करना चाहिए सर। मैं जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स का नहीं करना चाहिए, लेकिन उस पर पैसे लगा दो जो शेख अब्दुल्ला साहब ने जंगल चोरों के लिए बनाया था 78 में, और जंगल चोरों के लिए, बदमाशों के लिए, वो थोड़ी एमएलए के लिए बनाया था। एमएलए आवाज नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? वो कहते हैं कि फलां जगह पे एक कमरा किराए पे, कोई मकान किराए पे दे रखा था, 2 साल से उस बेचारे का किराया नहीं मिला है, उसको किराया दीजिए। और डीसी साहब आनाकानी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनको भी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। या तो ये शय है कि कश्मीर के हालात को बिगाड़े रखो ताकि स्टेटहुड ना देना पड़े, ताकि डिमांड जो है स्टेटहुड की वो रुक जाए। और ये काजिम साहब ने कहा हजारों ट्रकें पड़ी हैं, मेवा सड़ रहा है, फल सड़ रहा है, तो ये हमारी इकोनॉमी को जख्म पहुंचाने की दानिस्ता कोशिश है क्या? इस तरफ तवज्जो दीजिए डीसी साहब, ऐसे लोगों को सामने लाइए जो लोगों की रफाकत करे। रोड एक्सीडेंट डेली होते हैं सर, डोडा कस्टवाड़ में रोड एक्सीडेंट डेली होते हैं, वहां रोड को ठीक कराने के लिए डीसी साहब ने कुछ किया। जागीर साहब मैं जानना चाहूंगा, इसका इलाज कुछ है? जागीर साहब, कुछ इलाज है? आम लोग इस पे बहुत ज्यादा नाउमीद है इस वक्त, जरा इलाज कुछ नजर आ रहा है, कुछ किया जा सकता है? सनम साहब, लड़ाई तो कानूनी और सियासी होती है, बाकी तो हमने देख लिया 40 साल में कितनी बर्बादी हुई कश्मीर की, तो वो लड़ाइयां तो हो नहीं सकती है। ना तो उसके हक में कश्मीरी नौजवान है, ना तो कश्मीरी बुजुर्ग है। आज की जो जरूरत है वो ये है कि अपना इंडिविजुअल फायदा देखने के बदले सियासी पार्टियों को कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इकट्ठे होके प्रोटेस्ट करना चाहिए, इसके खिलाफ मुजाहरे करने चाहिए। और दूसरी बात, आप ये मान के चलिए, अगर इससे ऐतराज कोई नहीं करेगा, कश्मीर, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में वो लोग ब्यूरोक्रेट जिन्होंने बीजेपी को
अपना आका मान लिया है, जिनको फायदे पहुंचे हैं, वो जर्नलिस्ट जिनको ऐड मिलते हैं अखबारों में, वो तो इनके साथ मिल गए। बाकी जिन्होंने बोला कि हम तो ये नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने बाहर से ब्यूरोक्रेट लाए जो इनकी बात सुने और इनके एजेंडा पे चले। ये जे.एंड.के में मुसलमान और हिंदू वाला काम नहीं है। अभी जे.एंड.के को इक्तिसादी तौर पे इतना कमजोर करना है कि हम लोग कुछ कर ही ना पाए। आप बताइए, रेलवे स्टेशन आपने बनाया, रेल सर्विस शुरू करी आपने, आप रेल से सेब क्यों नहीं भेज रहे हैं बाहर? आप नेशनल हाईवे का वेट क्यों कर रहे हैं? ये एजेंडा जो है, ये गवर्नर साहब ये बीजेपी का चला रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं वो चला रहे हैं। वो इतने ज्यादा तकब्बुर में आ गए हैं, वो किसी की सुनते ही नहीं है। जागीर साहब, जागीर, मैं इनसे, सुहेल काज़मी साहब, अब लोगों की नजरें उमर अब्दुल्ला साहब पे, कहते हैं चीफ मिनिस्टर साहब है। सर, वो तो खुद परसों बता रहे थे कि यार मुझे 13 जुलाई को बंद किया, 14 जुलाई को धक्के मारे गए, हमने खुद देखा दीवार से उन्हें फलांगना पड़ा, उन्हें दरगाह में अंदर धक्के खाने पड़े, उन्हें पीएम की होम मिनिस्टर के उस लाइन में चौथी रो में रखना पड़ा। कम से कम मेरा कैमरामैन तो फ्रंट लाइन पे था, उमर साहब को तो चौथी लाइन पे रखा हुआ था। सर, उमर साहब का कुछ है, कुछ कर सकते हैं? देखिए, उमर साहब का बड़ा अच्छे इंसान है, वो ये कर सकते हैं कि 50 के 60 जितने भी एमएलए हैं वो एक डेमोस्ट्रेट करें पार्लियामेंट के बाहर या वहां जंतर मंतर के बाहर, केजरीवाल बन सकते हैं। केजरीवाल के साथ भी यही हो रहा था ना, क्या वो केजरीवाल वाला रोल अदा कर सकते हैं? करना चाहिए उन्हें। देखिए, जो वो सिविलाइज्ड वे में डेमोक्रेटिकल सिस्टम में रह के जो कर सकते हैं उनको करना चाहिए। उनको रिजाइन नहीं देना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। रिजाइन तो चाहिए, बीजेपी तो रिजाइन चाहिए। सर काज़मी साहब, रिजाइन ना देने के बाद बीजेपी तो चाहेगी ये रिजाइन दे, हम 6 साल के लिए और जो गवर्नर रूल लगाए, यहाँ पे डायरेक्ट रूल लगाए, ये तो बीजेपी चाहेगी, लेकिन रिजाइन के बगैर कोई ऑप्शन है उनके पास? सुहेल काज़मी साहब से राब्ता मुनक़ते हुआ है। सर बशीर आरिफ सर, उमर अब्दुल्ला साहब के पास कोई ऑप्शन बचता है? उन्हें किस तरह से करे जाए, क्योंकि मुसीबत आ छूट रही है। आज हर कोई डरता है कि मैंने बात की तो मुझे डीसी अपने मुद्दे को, जो पर्सनल रिलेशन खराब हो गई, तो उस पर भी पीएसए लगा देगा इस डोडा के वाक़े के बाद। सबसे पहली बात मैं ये कहूं, मैं 2 चीजें कहूंगा उमर साहब के बारे में। वो उमर साहब को संजीदा होना चाहिए। वो संजीदा मुझे नहीं लग रहे हैं। इसलिए संजीदा नहीं लग रहे हैं कि अभी वो गए थे गुरेज, रास्ते में वो सेल्फियां ले रहे थे दूसरे अपने साथ एमएलए के साथ। तीसरा, अभी वो हर आए दिन उनके जॉगिंग की वीडियोस सर्कुलेट होती है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। उनको इन चीजों से ऊपर उठना चाहिए और संजीदगी के साथ काम लेना चाहिए, ताकि लोग उनको संजीदगी से लें। लोग उनको संजीदा नहीं ले रहे, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, आप वजीर आला है यूटी के, यूनियन टेरिटरी के, आपके इख्तियारात लिमिटेड है, लेकिन उन इख्तियारात को तो इस्तेमाल कीजिए जो पब्लिक आपको कह रहे हैं। हम आपके पास 50 एमएलए हैं, पब्लिक का सपोर्ट आप चुन के आए हैं, किसी की मेहरबानी से नहीं आए हैं, चुन के आए हैं। उस चुने हुए मैंडेट की आप इज्जत करें, खुद कदर करें। आपके खुद अपने ऑफिसर्स, आपके खुद जो आपके दायरे इख्तियार में जो है मिनिस्टर्स, वो भी नहीं लोगों की सुनते हैं। मैं आपको एक अपनी मिसाल दूंगा। मैं एक मिनिस्टर को पिछले 10 दिन से कॉल कर रहा हूं, उनका मोबाइल है, मिनिस्टर का मोबाइल पब्लिक डोमेन में होता है, वो फोन ही नहीं उठा रहे, कुछ नहीं। अब फोन उठाया किसी ने, हाँ जी मंत्री जी वो मिनिस्टर वो बिजी है मीटिंग में, दूसरी वो बिजी है मीटिंग में। मैंने कहा ठीक है। मैंने 10:30 बजे फोन किया, 10:30 बजे वो कहता है बिजी है मीटिंग में। अरे हम भी रहे हैं भाई शासन प्रशासन में, ये बिजी सुबह से लेकर शाम तक बिजी लोगों से दूर हो रहे हैं। मैं उमर साहब को ये सलाह दूंगा कि वो मिनिस्टर्स को अकाउंटेबल बनाएं, कि वो लोगों की मुश्किलात सुने, समझें और उनकी जो मुश्किलें हैं उनको दूर करने की कोशिश करें, जितना भी उनके दायरे इख्तियार में। दूसरा, अब जो ये मामला हो रहे हैं, ये आपने सही कहा शुरू में, ये कहीं से शिया है इनको कि ये जो दरगाह का हुआ इसको डाइवर्ट करो, क्योंकि ये बड़ा नाजुक मसला बन गया है। और हद ये कि बीजेपी के कुछ जो लोकल लीडर्स है वो दरगाह के तकद्दुस को पामाल करने को ठीक ठहरा है। अजीब बात है, बहुत अरे अफसोस की बात है। वो कह रहे हैं नहीं अशोक चिन्ह का अपमान हुआ। अरे ठीक है, उनको तो आप अलग से रखिए, लेकिन जिसने पहले वो गलती की, जिसने अशोक चिन्ह वहां पर लगा दिया, कहीं पे नहीं है, कहीं पे नहीं है पूरे मुल्क में, किसी रिलीजियस फंक्शन में, किसी रिलीजियस प्लेस पे,
तख्ती पे, वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे लगा दिया गया। शायद उनके दिल्ली में बैठे आका खुश होंगे, लेकिन पूरा जब उलूम पे तौर पे हम देखते हैं, हमें समझते हैं कि ये कहीं से इशारे हैं कि ऐसे करते रहो, इनकी इकोनॉमी को खराब करो, ताकि ये, मुझे याद है एक वाकया है, हिटलर अपनी पार्लियामेंट में घुसा एक बतख को लेके, पंछी को लेके, और चलते चलते उसका एक एक पंख निकाल रहे थे, ऐसे फेंक रहे थे, ऐसे फेंक रहे थे, ऐसे फेंक रहे थे, ऐसे फेंक रहे थे। तो बाद में उसको छोड़ दिया, वो लागर हो गया, और फिर उसके पीछे पीछे चलने लगा। चाहे इसी तरह से हमारे पंख निकाल रहे हैं एक एक करके, ये निकालो इनको, पहले सेब की इंडस्ट्री खत्म करो, हैंडीक्राफ्ट तो खत्म कर लिया, क्योंकि यहाँ के जो शॉल हैं, जो एम्ब्रॉयडरी है, जो वुडवर्क है, वो बाहर शहरों में कंप्यूटराइज बन के आते, कश्मीरी शाल के नाम पे, कश्मीरी ज़ाफ़रान के नाम पे, कश्मीरी वुडवर्क के नाम पे। ये हमारी इकोनॉमी को तहस नहस करने की शायद साजिश हो, नहीं कह सकते, कोशिश है। 10 सेकंड में दूंगा जागीर साहब को, 10 सेकंड जागीर साहब, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकलेंगे हम इंशाल्लाह, निकलेंगे इंशाल्लाह। जागीर साहब 10 सेकंड में, सिर्फ 10 सेकंड बचे सर। जागीर साहब, ओवरऑल इस सारी सिचुएशन से क्या हम करें, किस तरह से निकलें, और ये जो डीसी साहब के साथ किसी कभी मेरी ऊंची आवाज में बात हो गई तो क्या पीएसए उस पर भी लग सकता है? सर, पीएसए किसी पे भी लग सकता है, सिर्फ बहाना मिलना चाहिए बीजेपी गवर्नमेंट को या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को। उमर साहब को सबसे अक्लमंद सियासतदान जो है आज की डेट में, वो है फारूक अब्दुल्ला साहब और तारिक कर्रा साहब। इनको आपस में मशवरा करना चाहिए, एक यूनिटी कायम करनी चाहिए। दोनों के एमएलए की तादाद अच्छी खासी है और इन्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए, और ये इनकी पहली जीत होगी अगर ये महराज को बाहर निकाल सकते हो और पीएसए उसका कौश करवा सकते हैं। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट कैन डू। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया जागीर साहब। बशीर आरिफ सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जागीर, नूर जागीर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बड़े मुद्दे से गुजर रहे हैं, बड़े दौर से गुजर रहे हैं। इस दौर के हवाले से अलग अलग मुद्दात रहे हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से ले रहा है। महराज मलिक को बताया जाता है कि बली का बकरा बनाया गया। महबूबा मुफ्ती की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुबे लबाब यही था, और फारूक अब्दुल्ला का बयान भी आपने देखा। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेशनल जो लीडर हैं, वो भी जम्मू कश्मीर में आए थे, जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, कहते हैं महराज मलिक ने गालियां दी, बदतमीजी की। जो ह्यूमिलेशन हमारे ऑनरेबल इलेक्टेड एमएलएस की जा रही है ब्यूरोक्रेसी के जरिए, उसके बाद वो अपने आप को भी गालियां देते होंगे। कुछ वाक़ात थे, उनको अब ना ही बताएं, उन पे चुप ही रहें तो बेहतर है, वरना कुछ ऐसे भी वाक़ात हैं जिस दौरान अपना माथा पीटने को दिल करता है, जिगर फाड़ने को भी दिल करता है जब ये सब कुछ देखते। और ऐसा मैं पिछले काफ़ी सालों से ब्यूरोक्रेसी को बहुत क्लोज से देख रहा हूँ, ऐसा कभी होता नहीं था। आज की डेट में ब्यूरोक्रेसी खाने को दौड़ रही है। मुद्दा इतना ही, दीजिए इजाज़त, ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़।